हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आइए आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और बढ़िया टॉपिक पढ़ते हैं जो कि हमारे एजुकेशन के लिए, हमारी केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक ऐसा टॉपिक जिसे बच्चे पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते हैं लेकिन समझ में कम आता है, बोरिंग फील होता है, उसी चीज़ को मैं आज इंटरेस्टिंग बनाऊंगा और मज़ेदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। कभी लाइफ में नहीं भूलेगा अगर आप कायदे से मन लगाकर मेरे अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। और उस टॉपिक का नाम है केसी केपी में संबंध। केसी पढ़ेंगे, केपी पढ़ेंगे के और रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिस चीज़ को बच्चे बहुत पढ़ते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। मतलब जिसको बच्चे खूब पढ़ते हैं, मन लगा लगा के बेचारे रटते हैं, समझ में नहीं आता, उस चीज़ को आज मैं चुटकी बजा के समझाऊंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, केसी से प्रारंभ करते हैं। केसी को आज मैं समझाऊंगा आपको वेल अप टू डेट। ये केसी है क्या और कैसे निकलता है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं, क्या इसके यूज हैं, केसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ आपके आगे, और इक्वेशन से पहले मैं कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले जैसे मैं आपको समझा दूँ रिएक्शन के बारे में। अगर इस प्रकार का कुछ चिन्ह मिल जाए तो इसे बोलते हैं बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर आपको कुछ इस प्रकार का चिन्ह मिल जाए, सीधा सीधा एरो मिल जाए, तो इसे बोलते हैं बच्चों इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शन। आइए हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पर फोकस करेंगे थोड़ा सा, लेकिन अभी कुछ और जान लें। या एक रिएक्शन लिखते हैं, माना यहाँ पर N1A प्लस N2B रिएक्शन एरो या रिवर्सिबल का M1Y प्लस M2Z। ये सपोज हमने एक रिएक्शन लिया हुआ है। अब यहाँ से मैं आपको सफ़र की यात्रा प्रारंभ कराता हूँ, ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। ये होता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साइड, और ये क्या मान लो इसको प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट उत्पाद और अभिकारक, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। अब मैं आपको समझाने चलता हूँ। ये एरो लगा है, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये है बच्चों कि ऐसी रिएक्शन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो और प्रोडक्ट से फिर कहाँ हो, रिएक्टेंट में। ऐसी रिएक्शन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चली जाए और प्रोडक्ट से पुनः रिएक्टेंट में आने की कंडीशन हो, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। और इरिवर्सिबल का मतलब ऐसी रिएक्शन जो केवल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाए लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में ना आ पाए, उसे क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन ये एरो, और रिवर्सिबल रिएक्शन ये इस प्रकार का एरो डबल, जिसको कहते हैं दो तरफ एरो लगा देते हैं। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर मैं एक टर्म आपको और बताना चाहता हूँ, इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, समझिएगा ध्यान से। अच्छा एक बात और जान लीजिए, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएंगे तो इस रिएक्शन की स्टेप को बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन। कहाँ, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएंगे तो इस स्टेप को बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाएंगे तो इस स्टेप को बोलेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। व्हेन वी गो टू रिएक्टेंट, वी गो फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट,
when we go from reactant to product then known as forward reaction, and when go from product to reactant known as backward reaction, वहाँ पर backward reaction होगी। अच्छा, अब यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम स्टेट जानना है। क्या जानना बच्चों? इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब होता है when concentration of forward reaction is equal to कंसंट्रेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब फॉरवर्ड रिएक्शन की कंसंट्रेशन और बैकवर्ड रिएक्शन की कंसंट्रेशन दोनों आपस में सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। इट मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर की क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपस में एक दूसरे के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन को बोलेंगे बच्चों इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे एक्टिव मास। हम पीछे पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं। एक्टिव मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। एक्टिव मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। एक्टिव मास कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्टिव मास कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कैसे होता है बच्चों, जरा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें जानना पड़ेगा। द रेट एट विच रिएक्टेंट रिएक्ट्स, द रेट एट विच ए रिएक्ट्स, द रेट एट विच ए रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको फिर समझेंगे। द रेट एट विच ए रिएक्ट्स, वह दर जिस पर ए अभिक्रिया करता है, वह दर जिस पर ए अभिक्रिया करता है, या ए के अभिक्रिया करने की दर। द रेट एट विच ए रिएक्ट्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो यहाँ क्या लगाएंगे? बड़े से ब्रैकेट में, ये जो बड़ा ब्रैकेट लग रहा है ना बच्चों, इसका मतलब है कंसंट्रेशन, सांद्रता, मात्रा। ए है ना, तो यहाँ क्या लगा देंगे? ए। और यहाँ पर जो N1 N2 M1 M2 हैं, ये मोल हैं। N1 N2 रिएक्टेंट के मोल हैं, M1 M2 किसके? प्रोडक्ट के मोल हैं। तो यहाँ पर ए के मोल कितने हैं बच्चों? N1। तो पावर में क्या लगा देंगे? N1। इस प्रकार हम एक्सप्रेस करेंगे। सेम टू सेम वही चीज लिखेंगे। द रेट एट विच बी रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर क्या होगा बच्चों? N2। मतलब बी के अभिक्रिया करने की दर किसके समानुपाती होगी? बी कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर N2। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे देखते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन अग्र अभिक्रिया के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? RF से। रेट ऑफ आर है ये, RF मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। RF का मीनिंग क्या बच्चों? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब समझिएगा जरा। यहाँ से रिएक्टेंट से कहाँ जाना है? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट से कहाँ जाना है? प्रोडक्ट में। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएंगे तो इसे बोलेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट आएंगे तो उसे बोलेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब सुनिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आगे जाना हमें, तो आगे जाने का जो रेट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट पर। तो हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर क्या होगा बच्चों? N1। और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ बी
पे पावर n2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। अब मैं ऊपर से थोड़ा इन कुछ चीज़ों को मिटा दूंगा तो मेरे पास जगह बन जाएगी, फिर मैं आगे बताऊंगा आपको। आइए यहाँ पर हम करते हैं। अब देखो बच्चों, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया किससे? RF। RF इज रिप्रेजेंटेड बाय रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्लियर है? अब देखो, प्रोपोर्शनल समानुपाती हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, आप सबको पता है। तो आइए लगाते हैं RF। अब प्रोपोर्शनल हटा रहे हैं तो प्रोपोर्शनल की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? K फॉर कांस्टेंट, और F यहाँ तो यहाँ भी आ जाए KF। मतलब कांस्टेंट आया किसके लिए? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। KF मतलब कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और बाकी जो था वैसे सेम टू सेम लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ क्या था बच्चों? A। कंसंट्रेशन ऑफ A पे पावर क्या होगा? N1। और फिर कंसंट्रेशन ऑफ क्या था? B पे पावर क्या? N2। बोलिए समझ में आ रही बात? इक्वेशन नंबर इसको क्या मानेंगे? 1। अब जैसे हमने इसके लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड के लिए लिखा, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, वैसे किसके लिए लिखेंगे? बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। तो आइए मैं इतना साफ करता हूँ, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। मिटा दूँ इसको? मिटा दूँ? चलिए आइए देखते हैं। इस रिएक्शन को नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि इसी से हमें काम करना है। चलिए, तो क्या लिखेंगे? द रेट एट विच, या पहले हेडिंग डाल लें फॉर, किसके लिए? बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। बैकवर्ड रिएक्शन। द रेट एट विच कौन? Y रिएक्ट्स, मतलब दर जिस पर Y अभिक्रिया करती है, Y के अभिक्रिया करने की दर। तो द रेट एट विच Y रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ किसके बच्चों? Y के। और Y के मोल कितने हैं? m1। तो जो मोल होंगे कहाँ जाएंगे? पावर में, जैसे मैंने भी बताया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ Y पे पावर m1। क्लियर है? अब जैसे हमने Y के लिए लिखा वैसे हम किसके लिए लिखेंगे? Z के लिए। तो क्या लिखेंगे? यही सेम टू सेम, द रेट एट विच Y की जगह क्या हो जाएगा? Z रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ Z, और Z पे पावर क्या हो जाएगा? m2। Z पे पावर m2, ये m2 है। इतनी बात समझ में आ रही है? क्या कहा मैंने? द रेट एट विच Y रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ Y पे पावर m1, और वैसे ही Z के लिए लिखा। अब हम क्या जानते हैं बच्चों? RF का मतलब क्या? फॉरवर्ड रिएक्शन। RB लिखेंगे। फॉरवर्ड तो यहाँ से यहाँ जाएंगे ना, अब यहाँ से यहाँ आएंगे तो क्या लिखा जाएगा? RB मतलब बैकवर्ड रिएक्शन। प्रोडक्ट से कहाँ जाना है? रिएक्टेंट में जाना है। तो RB बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बैकवर्ड रिएक्शन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इसके समानुपाती होगी। तो क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ Y पे पावर m1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ Z पे पावर m2। कोई दिक्कत है क्या? अब बच्चों आप जानते हैं कि यहाँ से अगर हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दें तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। तो हम ये कांस्टेंट हटाना चाह रहे हैं, चलिए हटाते हैं। RB ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए आएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लगेगा? इज इक्वल टू, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। और जैसे यहाँ पर B है तो यहाँ पर क्या B हो जाएगा। जैसे यहाँ R की हटाए थे तो K आया था, और F था तो F लगा। वैसे यहाँ पर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम हटा रहे हैं तो यहाँ पर क्या आया? K, और B था तो क्या लग गया? B। KB का मतलब है बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, और KF का मतलब है कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। क्लियर है? अब KB के बाद क्या हम लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ Y, यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं आप लोग। कंसंट्रेशन ऑफ Y पे पावर क्या होगा बच्चों? m1।
कंसंट्रेशन ऑफ जेड, कंसंट्रेशन ऑफ जेड पे पावर m2, इक्वेशन नंबर 2। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अभी इस पूरा इसको हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब हमें आगे चलना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़ते रहिए, बड़ी ही मजेदार चीजें। अब हमने कहा था एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट पर मैंने कहा था, इक्विलिब्रियम स्टेट पर मैंने कहा, हाँ भाई, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होगा आइए देखते हैं। तो मैंने कहा था इक्विलिब्रियम स्टेट पर बच्चों आर एफ इज इक्वल टू आर बी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर जब दोनों आपस में समान हो जाएं तो उस कंडीशन को बोलेंगे रेट ऑफ, सॉरी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाए, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। जैसे मैं उदाहरण ले लूँ, आप लोग खाना बनाते हैं, आप नहीं बनाते होंगे तो आपके घर मम्मी लोग बनाती होंगी, किसी घर पापा भी बना लेते हैं। अरे पापा का नाम सुन के आप लोग हंसा, हाँ सर पापा कहाँ बनाते हैं, अरे भैया बहुत लोग बनाते हैं, मैंने देखा हुआ है। फिलहाल कोई भी बनाता हो, खाने से मतलब है। तो क्या होता है, खाना जब बनता है तो बेसिकली उसमें रोटी बनती है, और रोटी में क्या होता है, शुरुआत में देखिए आटा जो होता है आप पानी डाल के लगाते हैं उसे बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो रोटी गोल गोल पक के आती है उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। जब मम्मी लोग खाना बनाना प्रारंभ करती हैं उस समय आटा ढेर सारा होता है, जो भी आप आधा किलो, 1 किलो, 1 पाव जो भी मानते हैं, आटे की मात्रा ज़्यादा रहती है शुरुआत में, और रोटी यानी प्रोडक्ट की मात्रा क्या होती है, कम, 0 रहती है। धीरे धीरे जब मम्मी लोग खाना बनाना स्टार्ट करती हैं तो आटे को लेती हैं और रोटी में बदलती हैं, मतलब आटा की मात्रा कम होती जाती है धीरे धीरे, और रोटी की मात्रा बढ़ने लगती है। एक समय ऐसी आती है, एक समय ऐसा आता है जिस समय आटा की मात्रा कम और रोटी की मात्रा बढ़ी, और आटा रोटी की मात्रा दोनों बराबर हो जाती है। भाई आटा कम हो रहा है, रोटी बढ़ रही है, तो दोनों की मात्रा क्या होगी, बराबर। उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्य अवस्था। जिस अवस्था में प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट की दोनों की स्टेट सेम हो जाए उसे बोलेंगे साम्य अवस्था। क्या बोलेंगे, साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो मेरे हिसाब से आर एफ इज इक्वल टू आर बी समझ गए होंगे। अब हम चलिए चलते हैं, आर एफ की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, के एफ। आर एफ की जगह में क्या लिख देंगे, के एफ। और फिर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर क्या होगा, n1, कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर n2। अब फिर इज इक्वल टू लगाएंगे, फिर क्या है बच्चों, आर बी की वैल्यू ये देखो यहाँ पूरी लिखी हुई है, तो आर बी की वैल्यू क्या है, के बी, और फिर के बी के बाद क्या है, हाँ ब्रैकेट में, ब्रैकेट यानी कंसंट्रेशन ऑफ वाई पे पावर m1 और कंसंट्रेशन ऑफ जेड पे पावर m2। बोलिए सही है, जी हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो के एफ तो अपनी जगह पे रहेगा, के बी इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन में, तो के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू, ये तो अपनी जगह में रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ वाई पे पावर क्या बच्चों, m1, फिर कंसंट्रेशन ऑफ जेड पे पावर क्या, m2 डिवाइडेड बाई, अब ये जो है उधर जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर n1, कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर n2। बोलिए सही है, जी हाँ बिल्कुल सही है। अब हम एक चीज़ जानते हैं, यहाँ पर भी के है, यहाँ पर भी के है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम जरा, के एफ अपॉन, दिख रहा है, के एफ अपॉन के बी, दिख रहा है ना, जी हाँ, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ भी के, यहाँ भी के फॉर कांस्टेंट, तो हम सीधे सीधे एक लिख लें, के। एफ माने फॉरवर्ड रिएक्शन और बी माने बैकवर्ड रिएक्शन।
फॉरवर्ड जा रहे हैं तो बैकवर्ड आ रहे हैं तो हो क्या रहा है बच्चों, कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है। कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। चाहे हम फॉरवर्ड जाएं चाहे हम कहाँ हैं, बैकवर्ड में, क्या हो रहा है, केवल और केवल कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड को सीधे सीधे क्या लिख लेंगे, के सी। क्या लिख लेंगे, के सी। यहाँ पर के एफ इज इक्वल टू के बी इज इक्वल टू, हमने क्या कहा, के सी। तो यहाँ के एफ और के बी के जगह हम क्या रख सकते हैं, के सी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज। अब देखिएगा इसकी जगह क्या रख देंगे बच्चों, के सी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर के सी बराबर के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू, हमने क्या लिया, के सी। के सी बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ वाई पे पावर m1, कंसंट्रेशन ऑफ z पे पावर m2, कंसंट्रेशन ऑफ a पे पावर n1, कंसंट्रेशन ऑफ b पे पावर क्या, n2। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर आपका क्या आ गया, c, के सी आ गया, के और सी, सॉरी एक में ही होता है, के सी। आया समझ में सबको। के सी यहाँ कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। के का मतलब अच्छा, के सी यहाँ न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यहाँ लिख सकते हैं, के सी इज अ न्यू इक्विलिब्रियम, न्यू कांस्टेंट, या सीधे सीधे कह दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। के सी क्या है बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अच्छा अब सुनिए जरा मेरी बात को, के सी कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, क्या है बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के सी। साम्य अवस्था या साम्य स्थिरांक है कौन, के सी। यहाँ पर जो सबस्क्रिप्ट सी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ जो चेंज हो रहा है वो टर्म्स इन कंसंट्रेशन के टर्म में चेंज हो रहा है। जो यहाँ सी है, के फार तो कांस्टेंट हो गया, सी जो है सबस्क्रिप्ट वो क्या बता रहा है, जो कंसंट्रेशन चेंज है वो जो चेंज हो रहा है टर्म्स इन कंसंट्रेशन, सांद्रता के पदों में परिवर्तन हो रहा है। सी का मतलब सिर्फ इतना है और कुछ नहीं है। आप लोग बहुत बड़ा पहाड़ मानते हैं, फिर से मैं बोल दूं, सी का मतलब क्या है, सांद्रता के पदों में परिवर्तन, सांद्रता के पदों में परिवर्तन, चेंज इन कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ, चेंज इन कंसंट्रेशन, बस इतना ही कर लो। सी का मतलब ये हो गया के सी। और के सी है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर के सी निकालना सीख गए होंगे। अरे भाई के सी को निकालना बहुत आसान है और इसका नाम याद रखना बहुत उससे भी लाजवाब है। याद करा दूँ, चलिए याद करते हैं। के सी मतलब कालीचरण, के सी मतलब कालीचरण, के पी मतलब काली प्रसाद, और एक होगा कालीचरण और काली प्रसाद में संबंध, रिलेशन बिटवीन के सी एंड के पी। तो ये तो हुआ याद रखने का तरीका, लेकिन के एक कांस्टेंट है और सी क्या है, सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता के पदों में परिवर्तन, चेंज इन कंसंट्रेशन, बस इतनी सी बात है। आप किसी भी रिएक्शन के लिए अगर डायरेक्ट के सी लिखना चाहते हो तो यहाँ से हम एक फार्मूला पा गए। ये बच्चों रिएक्शन मैंने मिटा दिया है, नहीं ये जो साइड थी ये किसकी साइड थी, प्रोडक्ट की साइड थी, और ये किसकी साइड थी, रिएक्टेंट की साइड थी। तो आप सीधे सीधे अगर के सी किसी भी रिएक्शन के लिए लिखना चाहते हो तो आप सीधे क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर आप मोल से लिख देंगे जो होंगे पावर में, हो गया काम। देख लीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, मोल। अब आप कहेंगे सर आप तो बड़े चालाक आदमी निकले, ये शुरू में बता देते तो काहे इतना बड़ा झमेला पालना पड़ता। अरे भैया ये शुरू में शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन आप जानिए तो सही ये आया कैसे। इसका फॉर्मेशन हुआ यहाँ से, पूरे वीडियो से हुआ है, पूरे लेक्चर से हुआ है। ये कैसे आया, अब आप समझते हैं कैसे आया, तो आप डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाइए और अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए।
तो ये तो था केसी। अब हम लोग केपी की बात करेंगे अगले लेक्चर में। आप सबसे निवेदन है कि अगर केसी समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को सब जगह वीडियो शेयर करिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। बने रहिए हरिओम क्लासेस नामक चैनल के साथ। मैं फिर मिलूंगा अगले लेक्चर में और जस्ट केपी और केसी और केपी के बीच में रिलेशन बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच।